नमस्कार आप सभी का, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम लोग जानेंगे अफगानिस्तान के बारे में। तो अफगानिस्तान अभी बहुत ही न्यूज़ में है और अभी अभी जो तालिबान ने काबुल पे अटैक करके पूरा अफगानिस्तान अपने कब्जे में कर लिया है। तो आज हम लोग जानेंगे इस देश के बारे में, इस देश का पूरा इतिहास क्या रहा है, तालिबान का पूरा इतिहास क्या रहा है। जैसे बड़े बड़े देश जो कि यूएसए हुआ, रशिया हुआ, और पहले जब इंडिया जब ब्रिटिश के अंडर में था तो उसने भी अटैक किया, तब भी वहाँ पर जीत नहीं पाया, एक बराबर जीत नहीं मिली उसको। तो ऐसा क्या है इस देश में जो कि बड़े बड़े रियासतों ने भी इसको जीत नहीं पाया। तो आज पूरा जानते हैं हम इस देश के बारे में, पूरा हिस्ट्री जानेंगे और आज तक की जो 2021 तक की हिस्ट्री इसकी पूरी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शिवम तिवारी। आज की पूरी हिस्ट्री अफगानिस्तान की तो शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे हम 18वीं सेंचुरी से, जो अहमद शाह दुरानी का युग जब था। पहले ये मोनार्क थे वहाँ के, यानी कि इनका शासन था वहाँ पर। उस वक्त का जब अपना इंडिया था वो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में था। और जब ब्रिटिशरों ने क्या कहते हैं, पूरा पाकिस्तान का जो अभी जो पाकिस्तान है वहाँ तक का पूरा जमीन अपने पास ही थी, ब्रिटिश एम्पायर के पास ही थी। तो उसके साथ में एक एम्पायर था, रशियन एम्पायर, जो कि उस वक्त चाहता था कि हम लोग साउथ एशिया में अपना वर्चस्व बढ़ाएं। तो क्योंकि अपने जो इंडिया है और ये वाला जो पूरा साउथ एशिया है बहुत ही फर्टाइल लैंड थे, यहाँ पे अभी भी बहुत फर्टाइल लैंड है। यहाँ पे बहुत उपजाऊ होता है और स्पाइसेस जो यहाँ के हैं वो पूरे यूरोप में बहुत फेमस थे। तो रशिया चाहता था कि इसको भी वो अच्छे तरीके से हम लोग कॉलोनाइज करें, जैसे कि ब्रिटिश लोगों को हरा के। तो ये लोग आ चुके थे अफगानिस्तान के जस्ट पास तक। अफगानिस्तान उस वक्त क्या कहते हैं किसी का भी नहीं था, अपना पाकिस्तान तक का कवरेज था। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हम लोग अफगानिस्तान को एज अ बफर जोन बनाए। बफर जोन यानी कि ना कि रशिया इधर आ पाए, ना कि हम लोग पाकिस्तान से उधर जा पाए। तो उसने क्या कहते हैं उसको कब्जाने के लिए, या फिर कभी कब्जाना नहीं चाहता था क्या कहते हैं ब्रिटिश, पर वो चाहता था कि एक तरीके से वो बफर जोन बना रहे। वो बफर जोन बना रहे तो उसके लिए उसने चाहा कि हम लोग वहाँ का फॉरेन के मिनिस्ट्री और जितनी भी वहाँ के ट्रेडिंग मिनिस्ट्री है वो अपने अंडर में रखें। तो इन्होंने 3 वॉर लड़े, यानी कि मैंने बताया पहला नंबर का, दूसरा नंबर का और तीसरा नंबर का। पहला नंबर का जो वॉर था, जो कि एंग्लो अफगान वॉर फर्स्ट कहलाया गया, वो 1839 से लगा कि 1842 तक लड़ा गया था। तो 1842 तक ऐसी स्थिति बनी कि ब्रिटिश के पास अपने इक्विपमेंट्स नहीं बचे थे और वहाँ तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि जो अफगानिस्तान के जो पूरा मैप है वो इतना माउंटेन से घिरा हुआ है कि वहाँ पे आज तक कोई भी ना यूएस जीत पाया, ना ब्रिटिश जीत पाया, ना क्या कहते हैं रशिया जीत पाया। उसके जो अंदर के जितने भी लड़ाके रहते हैं, या फिर लड़ाके तो बाद में बने, और वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं वो ऐसी जगह माउंटेन्स में छुप के लड़ते हैं जो यहाँ से जो नए गए हुए, जैसे ब्रिटिश नया गया है, रशिया नया आया है, यूएसए नया आया है, तो वो लोग वहाँ पे भाप नहीं पाते हैं और वहाँ पे हार जाते हैं। तो पहला अफगान और ब्रिटिश का जो वॉर हुआ था वो हुआ था 1839 से लगा के 1842 तक, जो कि ब्रिटिश हार गया। पर उसने दूसरे एंग्लो अफगान वॉर में जीत हासिल करी, जो कि 1878 से लगा के 1880 तक जीता था। और उसने जो पिछला जितना अफगान वॉर जो हुआ था उससे पूरी सीख ली और इसके कारण ये जीता। पर उसको मालूम था कि हमको ये जीत के इस पर पूरा राज नहीं करना है, पर एक तरीके से पूरा बफर जोन बनाना है। तो बफर जोन बनाने के लिए उसने सिर्फ एक ही प्रोविंस है जो कि उसने हाथ में रखा, और वहीं से उसने एक ट्रीटी करी वहाँ की गवर्नमेंट से, उस वक्त का जो वहाँ के राजा थे अफगान के, कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे और साथ में जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, यानी कि क्या कहते हैं विदेश मंत्रालय है अभी के हिसाब से कहा जाए, तो वो सिर्फ हम लोग संभालेंगे और आप पूरा संभालिए। पर जो तीसरा एंग्लो अफगान वॉर हुआ उसमें अमीर अब्दुल्ला ने लीड किया इसको, और वहाँ के जो छोटे छोटे गुट थे वो उसने तैयार किए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो लड़ाके थे उनको पूरी तरीके से वहाँ पे हरा दिया गया। और जो कांधार प्रोविंस था, जो मैंने पहले आपको बताया था कि जो कि सेकंड एंग्लो अफगान वॉर में जीता गया था, तो वो भी उनसे वापस ले लिया गया और ब्रिटिश ने वापस से क्या कहते हैं अफगानिस्तान को पूरा इंडिपेंडेंट क्या कहते हैं घोषित कर दिया 1919 में। तो ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी साइन करी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा और अफगान गवर्नमेंट द्वारा,
और उसके बाद में 8 अगस्त को ये ट्रीटी साइन करी गई थी और 19 अगस्त को 1919 में अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया। पर एक तरीके से कहें तो एक पूरा इंडिपेंडेंस इसको आज तक नहीं मिला, क्योंकि अभी तक देखिए आप, कभी तालिबान का सरकार रही, कभी वापस से गवर्नमेंट की सरकार, रिपब्लिक सरकार रही, यानी कि डेमोक्रेसी वाली सरकार रही, तो बीच बीच में अलग अलग तरीके से सरकार आई, तो एक स्टेबिलिटी अभी तक बन नहीं पाई। पर जो इनके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि रिपब्लिक कंट्री के जो लीडर थे आमिर अमीउल्लाह, इन्होंने बहुत ही डेवलपमेंट करने की ठानी और एक 10 ईयर का एक पूरा लिस्ट बनाया कि हमको ये डेवलपमेंट करना है, एजुकेशन में डेवलपमेंट करना है, बाहर जितनी भी कंट्री से सबसे बात करके बहुत ही इन्वेस्टमेंट अंदर लाना है, इन्वेस्टमेंट लाने के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म करना है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म और क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और ऐसे कई बड़े बड़े पॉइंट्स रखे इन्होंने 10 साल का पूरा के एक ब्यौरा बनाया कि हमको ये करना है। आमिर अमीउल्लाह ने इतना डेवलपमेंट किया था कि जो उनके कजिन हैं अफगानिस्तान में अभी, उन्होंने ये कहा कि उनका जो डेवलपमेंट है वो अभी तक अफगानिस्तान में दिखता है। पर आमिर अमीउल्लाह के साथ आगे क्या हुआ मैं बताता हूँ। तो वो 1929 में क्या कहते हैं किसी कारण उनको वापस जाना पड़ा, क्या कहते हैं अपने देश से। एक सिविल वॉर छिड़ गई थी अफगानिस्तान में, और ये किस्सा मैं कह रहा हूँ कि बार बार चलता रहा। तो इसीलिए इसी कारण अफगानिस्तान का जो डेवलपमेंट है बार बार रुक रहा है और अभी तक रुकता ही जा रहा है। देख रहे हैं तालिबान वापस आ चुका है, तो कोई आगे का फ्यूचर अभी डिसाइडेड नहीं है अफगानिस्तान का। आमिर अमीउल्लाह वहाँ से भगने के बाद में इंडिया की ब्रिटिश जो सरकार थी इंडिया में, वहाँ पर रुके। उसके बाद में फिर वो यूरोप गए। यूरोप में उनकी 1960 में उनकी डेथ हो गई। तो 1973 में जो आखिरी मोनार्क था उसका नाम था मोहम्मद जाहिर शाह। तो उसकी भी एक बहुत ही अच्छी कहानी है कि जब उसकी एक डिजीज हो गई थी तो वो यूरोप गया था इलाज करवाने के लिए। तो उन्हीं का एक सेनापति था दाऊद खान। तो दाऊद खान ने जब वो क्या कहते हैं यूरोप गया इलाज करवाने के लिए, उस वक्त इसने पूरा क्या कहते हैं इसकी जो सरकार थी वो हड़प कर वापस अपना राज बांग्लादेश अफगानिस्तान में डाल दिया। और ये चीज़ अपन को यही नहीं देखने को मिलती, आगे भी कई जगह ये देखने को मिलेगा कि कोई क्या कहते हैं शासक किसी और देश में जब जा रहा है और उसके पीछे हम वो दूसरा व्यक्ति पूरा देश को, अफगानिस्तान को वापस से अपनी सरकार बना लेगा। और ये 2 से 3 जगह देखने को मिला, जो कि आगे आपको बताऊंगा। तो उनका जो सेनापति था जो दाऊद खान जिसका नाम था, तो उसने कहा कि अब मोनार्की खत्म करनी चाहिए, मोनार्की से कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अब कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहिए। पर उसने किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन लाया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन लाया जिसमें पीएम भी वही था, होम मिनिस्ट्री भी उसी के हाथ में थी, फॉरेन मिनिस्ट्री भी उसी के हाथ में थी, यानी कि पूरी सरकार उसी के हाथ में थी। एक नाम का कॉन्स्टिट्यूशन था पर पूरे तरीके से वो मोनार्की है। इसको देखते हुए जो आम नागरिक थे वो बहुत ही भड़क गए, बहुत ही क्या कहते हैं एक रिवोल्यूशन ला दिया पूरे अफगानिस्तान में। और जो शोर रिवोल्यूशन जो कि बहुत ही मायने रखता है पूरे अफगानिस्तान की रिवोल्यूशन के हिस्ट्री में, नूर मोहम्मद तरकी 1978 में क्या कहते हैं वो रेवोल्यूशन आया था। नूर मोहम्मद तरकी हेड कर रहे थे इस रेवोल्यूशन का, जिसका नाम था शोर रेवोल्यूशन। 1977 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन आया। 1978 में इन्होंने क्या कहते हैं रिवोल्यूशन छेड़ दिया और ये अगले प्रेसिडेंट बन गए। और जो पुराने जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको उखाड़ फेंका और इन्होंने आगे क्या कहते हैं बहुत ही अच्छे काम करने की सोची, मॉडर्नाइजेशन लाने की सोची। बाहर से जितने भी इनका जो क्या कहते हैं उस वक्त का जो लॉ चलता था वो इस्लामिक लॉ के हिसाब से चलता था, तो उससे इतना डेवलपमेंट हो नहीं पाता था, लोगों की सोच उतनी खुली रह नहीं पाती थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि बाहर से मॉडर्नाइजेशन लाते हैं और बाहर के लोगों की तरह, यूरोपियन क्या कहते हैं लोगों की तरह हमारी कंट्री में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट हो। और आगे इन्होंने भी उसी तरीके से सोचा जिस तरीके से पिछले एक बार क्या कहते हैं एम्पायर ने सोचा था, क्या कहते हैं मोनार्कियन एम्पायर ने सोचा था कि हम एजुकेशन रिफॉर्म लाएंगे, हम इकोनॉमिकल रिफॉर्म लाएंगे। पर इनका भी काम वैसा धरा का धरा रह गया। और आगे ये वो दौर था उस वक्त जब रशिया और यूएसए में कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध,
जो कि लड़ा नहीं गया था, पर इस वॉर में कई लोगों की क्या कहते हैं मृत्यु हो गई। और एक ही देश में नहीं, कई अन्य देशों में मृत्यु हुई, उसमें से एक अफगानिस्तान भी था। और ये कोल्ड वॉर यूएस और रशिया द्वारा लड़ा जा रहा। जो अभी के क्या कहते हैं नूर मोहम्मद तारिकी थे, उनकी जो सोच थी वो सोशलिस्ट सोच थी, यानी कि वो यूएसएसआर, उस वक्त के यूएसएसआर से बहुत इन्फ्लुएंस थे, जो अभी का रशिया है, जो टूट गया है 15 देशों में। तो क्या कहते हैं उससे बहुत इन्फ्लुएंस थे, और वो चाहते थे कि सोशलिस्ट सोच, यानी सोशलिस्ट सोच क्या होती है कि एक समान का सबको क्या कहते हैं व्यवहार किया जाए, किसी से कोई बड़ा है कोई छोटा है वो ऐसा माना नहीं जाएगा, पूरा एक तरीके से व्यवहार किया जाए, सबको एक तरीके से इक्वलिटी देनी चाहिए, हर सबको एक तरीके से जमीन होनी चाहिए, सबको एक तरीके से पैसा होना चाहिए सबके पास में। तो उस सोच के साथ में ग्लोबलाइजेशन करना चाहते थे ये, और बहुत ही डेवलपमेंट करना चाहते थे अपने देश में। पर यह बात उस वक्त के जो कोल्ड वॉर जिससे साथ चल रहा था यूएस के साथ, तो यूएसए को वो बात क्या कहते हैं भाई नहीं, और उन्होंने क्या कहते हैं इन्हीं अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाना चालू कर दिया, जो कि मुजाहिदीन के नाम से क्या कहते हैं बहुत ही फेमस हुआ। नूर मोहम्मद तारिकी के जो फॉरेन मिनिस्टर थे हिफाजुद्दीन अमीन, वो जो थे उनको सीआईए के एक एजेंट से मिलाया गया। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। तो उन्होंने एक पैसे की मांग करी कि हम इतना पैसा आपको देंगे, आप हमारे तरफ आ जाइए, और वो मान गए। ये आप देखेंगे कि ये करप्शन वाला मामला ये आगे तक चलता रहेगा, और इसी कारण जो है एक कोई भी कंट्री आप देखें उसका क्या कहते हैं पतन तभी होता है जब ज्यादा से ज्यादा करप्शन हो जाता है। तो ये उसका पतन यहीं से चालू हुआ। तो अमेरिका ने हिफाजुद्दीन जो अमीन थे उनको ऑर्डर किया कि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट कराइए, ज्यादा से ज्यादा आप वेस्टर्न कल्चर लाइए। तो इससे क्या हुआ कि जो तालिबान लोग जो थे, तालिबान यानी कि उस वक्त के मुजाहिदीन जो कि यूएसए ने इन्वेड करवाया था, तो ये दो तरफ से अब गेम खेलने लग गए थे यूएसए वाले। कि पहले तो एक जो इनके फॉरेन मिनिस्टर है उसको अपने साथ ले लिया, उसको बोला कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या कहते हैं वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन करिए, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट लाइए। और उस वक्त के जो क्या कहते हैं तालिबानी लोग, यानी कि जो उस वक्त मुजाहिदीन लोग उस वक्त के, उनको बोला कि देखिए आपका ये पूरा कल्चर खराब कर रहे हैं। तो ये दो फ्रंट वॉर से यूएसए लड़ रहा था, और यही कारण बना इस सरकार के पतन का। हुआ ये कि रशिया में जब उनके प्राइम मिनिस्टर गए, उस वक्त क्या कहते हैं रशिया के जो लीडर थे उन्होंने बोला कि जो आपके फॉरेन मिनिस्टर है वो अब हमारी बात नहीं मान रहे, आपको उनके पद से उनको रिहा कर दीजिए। और यूएसए को ये बात पता चल गई। ये यूएसए ने वहाँ के अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको बता दिया। तो जैसे ही वो जब आए प्राइम मिनिस्टर रशिया से वापस से अपने कंट्री क्या कहते हैं अफगानिस्तान, तब ही उनका जो घर पे जाकर उन्होंने पूरे परिवार सहित उनको मरवा डाला, और उस सरकार का वहां पे उन्होंने क्या कहते हैं वापस से ले लिया, और क्या कहते हैं अगले जो प्रेसिडेंट है वो बन गए। तो हफीजुद्दीन अमीन के जैसे प्रेसिडेंट बनने के बाद में एक पैरेलल में और चीजें चल रही थी, उसमें भी आपको मैं याद दिला दूं कि एक जो ईरान में भी यूएसए ने मॉडर्नाइजेशन का बहुत ही ऊपर कर दिया था कि मॉडर्नाइजेशन खूब हो, और साथ ही साथ में रशिया ने क्या कहते हैं अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन खूब कर दिया, और ये लोग एंटी खेल रहे थे। रशिया ईरान में कहता था कि जो मॉडर्नाइजेशन जो ये यूएसए आपका कर रहा है ये बहुत ही खराब है, और यूएसए अफगानिस्तान में कहता था कि ये मॉडर्नाइजेशन जो कर रहा है ये बहुत ही खराब है। और दोनों जगह रिवोल्यूशन हुए, और 1979 में ही दोनों जगह रिवोल्यूशन हुए। पर जो ईरान वाला रिवोल्यूशन है वो सफल रहा, और अफगानिस्तान वाला रिवोल्यूशन सफल नहीं रहा। तो क्या कहते हैं यूएसए ने सोचा कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है, क्योंकि यूएसए क्या कहते हैं मॉडर्नाइजेशन कर रहा था कहाँ पर? ईरान में, और रशिया कहाँ पर कर रहा था? अफगानिस्तान में। तो रशिया की एक तरीके से उस वक्त जीत साबित हुई, इसलिए यूएसए ने सोचा कि अब हम क्या कहते हैं धरे नहीं बैठे रहेंगे, हम आगे और काम करेंगे। और यही उस वक्त था जो कि हफीजुद्दीन अमीन ने अपनी सरकार बना ली, और पहले के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि यूएसएसआर के जो इन्फ्लुएंस थे, सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस थे, उनको क्या कहते हैं उन्होंने हटा दिया। और ये क्या कहते हैं यूएसए की उस वक्त की जीत मान लीजिए, और क्या कहते हैं रशिया की उस वक्त की मन के, मतलब ये जो वॉर चल रहा था कोल्ड वॉर, मैंने कहा ना कि सामने दोनों नहीं आ रहे थे,
फिर भी कई देशों में जो जहाँ पे रशिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था वहाँ यूएसए आ जाता था, जहाँ यूएसए इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था वहाँ रशिया आ जाता था। तो यही वो कारण था। अब रशिया ने सोचा कि हमारी हार है, इसलिए उसने अटैक कर दिया अफगानिस्तान में। और 25 दिसंबर 1979 में रशिया ने क्या कहते हैं अटैक कर दिया और जो सरकार थी वहाँ की उसको पूरा बहाल कर दिया। पर यहाँ पे एक दिक्कत रहती है, सरकार तो सब बहाल करके चले जाते हैं पर पूरा देश कोई विजय नहीं कर पाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ की ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है, भौगोलिक जो पूरा कंडीशन है वो बहुत ही क्या कहते हैं अनकंडीशनल है। यानी कि बहुत ही कहते हैं माउंटेन्स हैं, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं और वहाँ पे जो रहवासी है उनको तो मालूम है कि कैसे क्या कहाँ कैसे क्या छुपना। और जैसे वो आते थे और एक साथ ही आते थे, एक ही रोड रहता था, माउंटेन के पास कैसा रोड रहता है आप भी जानते हैं, तो एक ही वन लाइन ही रहता है। तो वो जब एक साथ आते हैं तो पूरा उनको कनेक्टिविटी काट के और फिर उनको मारते थे। और इसी कारण मैंने कहा था जो यूएसए भी यहाँ पर हारा है, रशिया भी यहाँ पर हारा है और दोनों गए हैं। और इसके बाद में जब वो गए सरकार तो सब बहाल कर दी, पर वो जब यहाँ से चले गए तो हम यहाँ पर छोटे छोटे क्या कहते हैं गुट बन गए जो कि आपस में ही लड़ने लग गए और ये सबसे बड़ा सिविल वॉर क्या कहते हैं अफगानिस्तान का फैलाया गया था। तो कुछ छोटे छोटे गुट ने सोचा कि हम लोग एक आए और उसको लीडर बनाए जिसने सबसे ज्यादा लड़ाई करी थी, सबसे ज्यादा डट के लड़ाई करी थी रशिया वाले वॉर में। तो उनको दिखा कि जो एक छोटे बच्चों का ग्रुप था, मतलब ज्यादा छोटे भी नहीं, तो जो छोटे बच्चों का जो ग्रुप था, चिल्ड्रंस का एक ग्रुप था, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था, तो उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो उसका जो लीडर था उमर, उसको इन्होंने यहाँ पे लीडर बना दिया। तो इसलिए उस क्या कहते हैं पूरा संगठन का नाम पड़ गया तालिबान। तालिब मतलब होता है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का एक संगठन का लीडर उसी के नाम पे बना दिया गया तालिबान। तो वहां से आया तालिबान ने जो छोटे छोटे ग्रुप थे जो कि इनके साथ नहीं जुड़े थे उन सबको खत्म करके पूरे अफगानिस्तान में राज चालू कर दिया। और इसके साथ ही एक और चीज जो हुई थी, जब यूएसए यहाँ पे था वो लीडरशिप में था उस वक्त, तो जितने भी क्या कहते हैं रशियन गवर्नमेंट को पीछे करने के लिए इसने अलग अलग टेररिस्ट अलग अलग जगह से बुलाए गए थे। तो वो सऊदी अरब से भी उसने कई टेररिस्ट बुलाए थे। उसी क्या कहते हैं उसमें से ही एक टेररिस्ट का नाम था ओसामा बिन लादेन, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। वो वाली स्टोरी मैं आपको कवर कराना चाहता हूँ कि जो 9/11 का जो किस्सा हुआ था, जो कि 11 सितंबर को हुआ था 2001 में, तो उसमें क्या हुआ था कि जो ईरान में जो क्या कहते हैं ये लोग रिवोल्यूशन ला रहे थे, उस वक्त में सऊदी अरब से फ्लाइट इनका एक अड्डा था यूएसए का, तो वहाँ से वो फ्लाइट क्या कहते हैं जो भी इनके लड़ाकू विमान रहते थे वहाँ से वो टेक ऑफ करते थे और फिर ईरान में लैंड करते थे। वहाँ पे सबको मार के वापस यहाँ पे रिफ्यूलिंग करने के लिए आते थे। तो जो ओसामा बिन लादेन है, इनका क्या कहना था कि जो मक्का मदीना है वो साउथ अफ्रीका में सऊदी अरब में है और ये उनकी बहुत ही अच्छी धरातल है और बहुत ही कल्चरली बहुत ही क्या कहते हैं फर्स्ट सेकंड नंबर पे आता है मुसलमानों के। तो उस धरती को क्या कहते हैं एक मुसलमानी कंट्री के लिए ही मारने के लिए या फिर किसी और चीज के लिए ही यूज करना उसको सजा नहीं, यही इसीलिए उसने वहाँ पे अमेरिका में अटैक कराया, कई बिल्डिंगों में अटैक कराया, क्या कहते हैं जो फ्लाइट्स थी वो हाईजैक कर ली और हाईजैक करने के बाद में बिल्डिंग पे ही चला दी थी, आप सब जानते होंगे, जो कि 11 सितंबर 2001 में हुआ था। और ये जो ये छोटे छोटे गुट यूएसए के बनाए हुए थे और यूएसए पे जाके अटैक कर दिया, तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस अटैक के बाद में जो वहाँ की सरकार थी यूएसए की उन्होंने सोचा कि ये जो ओसामा बिन लादेन है, हम लोगों ने इसको अफगानिस्तान में छोड़ा था, वहाँ पर ही अलग अलग गुट थे, तो उन्होंने सोचा कि यहीं पे होगा। तो वो लोग उमर के पास में गए जो उस वक्त वहाँ पे शासक था, तो उनसे बोला कि ये जो ओसामा बिन लादेन है इसको हमको सौंप दीजिए, पर उसने बोला कि नहीं हम लोग नहीं सौंपेंगे। तो उन्होंने कहा कि आज हम लोग आक्रमण कर देंगे आपका, तो बोले कि आ जाओ कोई टेंशन नहीं है। अभी तुम्हें पता ही है कि जो ओसामा बिन लादेन है वो कहाँ मिला था, पाकिस्तान में मिला था, वहाँ पर उसको मार काट के खत्म कर दिया था, किसी को पता भी नहीं चला था। पर उसके बाद में यूएसए तब से 2001 में एक की बात है ये, ठीक है, तब से ही यूएसए क्या कहते हैं तालिबान कि जो वहाँ पे शासक था तालिबानी, तो वहाँ पे ये लोग आए तो वापस तालिबान के पूरा शासक को हटा दिया। तो मैंने कहा ना कि यहाँ शासन हटाना तो बहुत ही
सरल है किसी देश के लिए, पर पूरा अफगानिस्तान जीतना बहुत कठिन है क्योंकि इनके ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण। तो ये 20 साल की लड़ाई चली और आज तक ये लोग जीत नहीं पाए और वापस चले गए। 20 साल में 4 प्रेसिडेंट बदले, इन्होंने लगभग 150 खरब डॉलर के आसपास इन्होंने खर्च कर दिए और क्या कहते हैं 2 लाख अफगानी मारे गए इसमें। इनके सेना में से 2300 लोग के आसपास मारे गए और इतनी बड़ी कैजुअलिटी के बाद में कोई रिजल्ट नहीं निकला, वापस से इनको जाना ही पड़ा और वापस आप जानते हैं कि तालिबान आ चुका है। तो ये देखिए आपको पूरी स्टोरी थी, पूरा मैंने आपको हिस्ट्री से 18th सेंचुरी से लगा के अभी तक का पूरा हिस्ट्री आपको बता दिया। तो इसमें एक और क्या कहते हैं इनकी हिस्ट्री में एक और चीज़ आती है, वो है नॉर्दर्न एलायंस। इसको हम भूल नहीं सकते क्योंकि ये अभी तक एक्टिव है। अभी तक इनका जो पंचशील घाटी है वहाँ पे ये अभी तक कभी भी जो तालिबान है इन्होंने कभी भी वहाँ पे सरकार नहीं बना पाया, वहाँ पे उनको भेद नहीं पाया। पिछली बार भी जब तालिबान को हटा रहा था तो जो नॉर्दर्न अलायंस है उसने बहुत ही बड़ा अपना का रोल निभाया था। पर उस वक्त क्या है बहुत बड़ी बड़ी सरकार उनके साथ में थी, जो कि इंडिया, USA, रशिया, तुर्की और ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ऐसे कई ऐसी कंट्रियां हैं जो कि उनके साथ में काम कर रही थी नॉर्दर्न अलायंस के साथ में। इसलिए उस वक्त बहुत ही इजीली उनको हटा दिया गया था। पर इस बार हो सकता है कि थोड़ा कठिन हो और जो नॉर्मल लोग हैं उनको कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत ही शांति हर जगह रहना चाहिए, यही सबकी मांग है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने तो कहा ही था कि सत्ता आती हैं जाती हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं और ये देश रहना चाहिए, जो भी देश है वो रहना चाहिए और उसका लोकतंत्र रहना चाहिए, उसका रिपब्लिक रहना चाहिए, उसका कॉन्स्टिट्यूशन रहना चाहिए। और तो सरकारें आती जाती हैं रहती हैं और सरकार सत्ता के लिए आज से नहीं, मैंने आपको पूरा बताया 18th सेंचुरी से लेके यहाँ तक का अफगानिस्तान का पूरा इतिहास। तो आप देख सकते हैं कितना लड़ाई हुई क्या कहते हैं सिर्फ सत्ता के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। और आपको अगर ये वाली वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी वीडियो में आगे लाता रहूँगा। जय हिंद।